नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आप सभी का मध्यकालीन भारतीय इतिहास के इस नए चैप्टर में। हमने स्टार्ट किया था खिलजी वंश और खिलजी वंश के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने जलालुद्दीन खिलजी को पढ़ा था। जलालुद्दीन खिलजी को कंप्लीट करने के बाद अपने वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम अलाउद्दीन खिलजी को प्रारंभ करेंगे। आपको पता है ये मुख्य रूप से 4 शासक होते हैं खिलजी डायनेस्टी के अंतर्गत, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूलर होगा वो अलाउद्दीन खिलजी होगा। 1296 से 1316 तक कम समय तक ये रूल कर पाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी के इतने टॉपिक हमें पढ़ना है। आज की वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी, उसकी उपाधियों, विद्रोह, सैन्य, राजस्व व लगान व्यवस्था, बाजार नियंत्रण प्रणाली, स्थापत्य को कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए पहले वीडियो में हम इतनी चीज़ों को रखेंगे और इसके एक दूसरे वीडियो में हम साम्राज्य विस्तार, मंगोल आक्रमण, दरबारी कवि और उत्तराधिकारियों को रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सारी परीक्षाओं के लिए, टीजीटी, पीजीटी या पीसीएस परीक्षाओं के लिए हो या तो एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए हो, हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी जाती है षड्यंत्र के अंतर्गत, और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अली गुरसास्प ने कर दी थी, और वही अली गुरसास्प अलाउद्दीन खिलजी के नाम से आगे शासक बनने वाला है। लेकिन इन्होंने हत्या कहाँ पर की थी? कड़ामानिकपुर में की थी। उधर दिल्ली का जो सिंहासन तक खाली था, जब दिल्ली का सिंहासन खाली था तो वहाँ पर कुछ घटना हो जाती है, आइए देख लेते हैं। वहाँ पर होता ये है कि जलालुद्दीन खिलजी की विधवा जो हो जाती है मलिका जहाँ, उसने अपने बेटे कद्र खां को रुकुनुद्दीन इब्राहिम के नाम से शासक बना दिया और स्वयं उसकी संरक्षिका बन करके शासन करने लगी। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पर था? ये कड़ामानिकपुर में था। अब ये पहुँचेगा, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के लिए कूच करेगा और वहाँ पर कद्र खां से मुकाबला करेगा। कद्र खां को पराजित कर दिया जाएगा और इस तरह से दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाएगा। इस घटना को लेकर के बर्नी का एक स्टेटमेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। शहीद सुल्तान के कटे मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था कि शाही चंदोबा अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर रखा गया और उसे सुल्तान घोषित किया गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा स्टेटमेंट किस व्यक्ति के लिए है, कि सुल्तान के लिए फिट बैठता है? अलाउद्दीन खिलजी का नाम बताएंगे। यानी अभी सुल्तान को मारा ही गया था और तुरंत इसके राजमुकुट रख दिया जाता है, उसको अगला शासक बना दिया जाता है। इस तरह से दिल्ली पर अधिकार करने में सफल रहा। इसने अपने राजत्व काल में, या राजा जब रहा उस समय, कई उपाधियां धारण की थी, उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात बता देते हैं, इनके 2 सपने थे। सपना एक ये था कि ये विश्व विजय करना चाहते थे। किसकी तरह? सिकंदर की तरह विश्व विजय करना चाहते थे, अलेक्जेंडर जो हमारे देश में अटैक करने आया था। और दूसरी इनकी इच्छा ये थी कि ये एक नया धर्म चलाना चाहते थे। ये दोनों इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि आगे चल करके ये किसी की भी बात नहीं माना करते थे, एक निरंकुश शासक थे। लेकिन अपने मित्र, इनका मित्र था अलाउल मुल्क, जो दिल्ली का कोतवाल भी हुआ करता था, उसकी सारी बातों को मानते थे। यानी जो भी काम किया करते थे तो अपने मित्र अलाउल मुल्क से सलाह लेकर करते थे। तो अलाउल मुल्क ने मना किया कि ये दोनों काम फालतू हैं। एक बड़े राज्य से अच्छा है एक छोटा और संगठित राज्य, इसलिए अपने राज्य को ज़्यादा धनी बनाओ, लोगों को समृद्ध बनाओ, वो ज़्यादा ठीक है, बड़े राज्य से बेहतर है। इस तरह से इन्होंने विश्व विजय का सपना त्याग दिया। हालांकि जब इन्होंने सपना धारण किया था तो ये अपने सिक्कों पर सिकंदर द्वितीय की उपाधि लिखा करते थे। सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी, सानी का मतलब सिकंदर के जैसा, यानी अपने आप को सिकंदर के जैसा दिखाते थे और दूसरा सिकंदर अपने आप को दिखाने का प्रयास करते थे, इसलिए उपाधि धारण करते थे सिक्कों में। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सिकंदर द्वितीय की उपाधि किस सल्तनतकालीन शासक ने धारण की थी? आप अलाउद्दीन खिलजी का नाम बताएंगे। इसने विश्व विजय का सपना भी देखा था और नया एक धर्म चलाने का भी सपना देखा था। दोनों सपने इसको अपने दोस्त की सही सलाह की वजह से छोड़ने पड़े। चूंकि इसने दक्षिण की नीति अपनाई थी, जिस तरह से समुद्रगुप्त ने एंशिएंट हिस्ट्री में अपनाई थी। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के राज्यों को जीता था और जीत करके उन्हें वापस कर दिया था, उनसे धन वसूल लिया था। समुद्रगुप्त की इस नीति को ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहा जाता है। ऐसी ही नीति अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनाई थी और इसी कारण इसे सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कहा जाता है। इसके अलावा अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह में इसे विश्व का सुल्तान तथा जनता का चरवाहा के नाम से भी संबोधित किया है।
इसके राजत्व सिद्धांत को देख लेते हैं। बलबन के जैसा इसका भी राजत्व सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसने यामीन उल खिलाफत तथा नासिर अमीरुल मोमिनीन की उपाधियों को धारण किया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं, इन उपाधियों को इसने धारण किया था और इन उपाधियों के माध्यम से बताना चाहते थे कि मैं खलीफा का सहायक हूँ, यानी ये खलीफा की सर्वोच्चता को स्वीकार करते थे। ये कहते थे कि खलीफा मुझसे बड़ा है, मैं खलीफा से छोटा हूँ। लेकिन इनकी खास बात ये थी कि प्रशासनिक मामलों में उसका हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते थे। यानी कहते थे कि आप मुझसे बड़े हैं खलीफा, ठीक है मैं मानता हूँ आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन फिर भी मेरे मामलों में आप इंटरफेयर नहीं करोगे, क्योंकि खलीफा जो होता है वो धार्मिक मामलों का प्रधान होता है। आप धार्मिक मामलों के प्रमुख हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरे जो प्रशासनिक मामले उस पर कोई भी इंटरफेयर आप नहीं करेंगे, ऐसा मैं पसंद नहीं करूँगा। इस तरह से ये फ्रांसीसी स्वतंत्रता के संघर्ष, धर्म और राज्य दोनों दो बातें हैं, इसको सपोर्ट करता था। और इसने कहा भी था कि धर्म विद्वानों काजी मुफ्ती का विषय है, सुल्तान का नहीं। यानी सीधी तरह से बात कह रहा है कि धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है, धर्म इन लोगों का विषय, ये अपना देखें, लेकिन ये मेरे मामले में कोई टांग नहीं अड़ाएंगे। इस तरह से निरंकुश राजतंत्र पर विश्वास करता था और ये चाहता था कि मेरे प्रशासन में कोई भी अंकुश ना लगाए। ऐसा ही स्टेटमेंट देता था लुई 14वां, जो फ्रांसीसी शासक था। और लुई 14वां के बाद फिर लुई 16वां आता है, उस समय फ्रांस की क्रांति हो जाती है। ये स्टेटमेंट अक्सर पूछ लिया जाता है कि मैं ही राज्य हूँ का स्टेटमेंट किसने दिया है, तो आप लुई 14वां को बताएंगे। और ऐसा ही स्टेटमेंट बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी दिया था। तो अगर अलाउद्दीन खिलजी के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो आप इसको बताएंगे। इसने बलबन की जातिगत श्रेष्ठता की नीति को त्याग कर प्रतिभा के आधार पर पदों का वितरण चालू कर दिया था। हमने आपको बताया था कि बलबन कहा करता था कि मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देख लेता हूं तो मेरी नसों में उबाल आने लगता है, खून मेरा जो है उबलने लगता है, मुझे उससे नफरत होने लगती है। यानी वो उससे मिलता नहीं था निम्न जाति के लोगों से। जब मिलेगा ही नहीं तो सीधी सी बात है वो निम्न कुल के लोगों को प्रशासन में भागीदारी नहीं देगा, उनको अपने साम्राज्य में पदों को नहीं देगा। इस तरह से वो जातिगत श्रेष्ठता की नीति अपना रहा था। जो श्रेष्ठ जाति के लोग थे उन्हीं को श्रेष्ठ माना जा रहा था बलबन के द्वारा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रतिभा ज़्यादा रखेगा उसी को अच्छा पद मिलेगा। इस तरह से ये इसकी नीति रही। तो राजत्व सिद्धांत में आप मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे कि इन्होंने इन उपाधियों को धारण करके अपने आप को बताया तो कि मैं खलीफा का सहायक हूँ, यानी खलीफा से छोटा हूँ, खलीफा को अपने से बड़ा मानता हूँ, लेकिन फिर भी खलीफा मेरे मामले में टांग नहीं अड़ाएगा। ये इसके राजत्व सिद्धांत की मुख्य बातें हैं। इसके समय में कई विद्रोह होते हैं, हालांकि विद्रोहों पर हम डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लिख दिया गया, हिंट दिया गया, इसको आप पढ़कर स्वयं समझने का प्रयास करेंगे। विद्रोहों के अंदर से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा नवीन मुसलमानों का विद्रोह किसके समय में हुआ, आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ। सिंपल सी बात यह है कि लूट के माल की दर को बढ़ा दिया गया था। इसको हम आगे चल करके पढ़ेंगे कि लूट के माल की दर क्या है। 1/5 पहले ली जाती थी, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने बढ़ाकर 4/5 कर दिया था। और इसी वजह से नवीन मुसलमानों ने कहा हम इतना नहीं दे पाएंगे और उन्होंने विद्रोह कर दिया था। हालांकि विद्रोह का दमन कर दिया। आकत खां का विद्रोह है, स्टोरी आप पढ़ लेंगे, अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मंगू खां का विद्रोह और हाजी मौला का विद्रोह। सीदी मौला का विद्रोह हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। सीदी मौला के विद्रोह में हाथियों से कुचलवा करके सीदी मौला की हत्या कर दी जाती है। खनकाह चलाता था वो और सुल्तान बनने की इच्छा रखता था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था, सीदी मौला को सीधा कर दिया था। जबकि हाजी मौला का विद्रोह, इसको आप हाज मौला का विद्रोह समझ सकते हैं। तो हाजी मौला का विद्रोह किसके समय में हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ। अंदर से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, स्टोरी आप पढ़ लीजिएगा। इस तरह से इनके समय में तमाम सारे जब विद्रोह होने लगे, क्योंकि इन्होंने प्रशासन में थोड़ा सा अपने आप को टाइट रखा और इस वजह से तमाम सारे जब विद्रोह हुए तो विद्रोहों के दमन करने के लिए या विद्रोह साम्राज्य में ना हो इसलिए इन्होंने मीटिंग बुलाई अपने मंत्रिपरिषद की। और मंत्रिपरिषद से मीटिंग के बाद कुछ इन्होंने रिजल्ट निकाले। उन रिजल्टों को इन्होंने अध्यादेश के रूप में यहाँ पर जारी किया है। तो कौन कौन से अध्यादेश हैं, 4 अध्यादेश हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं। इन्होंने दान में दी गई भूमि मिल्क इनाम वफ़ को वापस छीन लिया। होता ये था कि तमाम सारे लोगों को पुराने समय में दान में दी गई थी भूमि अलग अलग तरीके से, और वो दान में दी गई भूमि को लोग जो है गलत फ़ायदे उठा रहे थे। यानी उनके पास पर्याप्त पैसा था तो वो विद्रोह करने के लिए उतारू थे। तो इन्होंने सोचा कि ऐसी फालतू ज़मीन जो पुरखों को उनके दी गई है और उसका उपभोग उसके
बच्चे कर रहे हैं उसको वापस छीन लिया जाए। जब इस तरह से उन्होंने किया तो ढेर सारी ज़मीन इनके अंडर में आ गई और ऐसी भूमि खालसा भूमि कहलाई। खालसा भूमि क्या होती है? जो भूमि सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती है ऐसी भूमि को खालसा भूमि कहा जाता है और उससे प्राप्त आय सुल्तान के खाते में जाती है। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत के काल में सर्वाधिक खालसा भूमि किस सुल्तान के अंडर में थी? तो आप अलाउद्दीन खिलजी को बताएंगे नाम, क्योंकि इसने ढेर सारे लोगों से इस प्रकार की ज़मीनों को वापस छीन लिया था। जब वापस ज़मीन छीनेगा तो इसके पास ऑलरेडी ज़मीन बढ़ जाएगी। ये दान में दी गई भूमि के मायने क्या हैं? मिल्क क्या होता था? राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति होती थी मिल्क। पेंशन, आज के समय में जो पेंशन मिलती है उसको उस समय इनाम कहा जाता था। धर्म की सेवा के आधार पर प्राप्त भूमि को वक्फ कहा जाता था। धर्म की सेवा के आधार की मतलब बात ये है कि आप कोई मस्जिद में पढ़ा रहे हैं या मदरसे में पढ़ा रहे हैं, धर्म की सेवा कर रहे हैं, तो धार्मिक भावना को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से आपको जब कोई ज़मीन दान दी जाती है, जैसे मान लीजिए हम मंदिर में कोई काम कर रहे हैं तो मंदिर में किसी राजा ने 10 बीघे 100 बीघे ज़मीन मंदिर में दान दे दी है, तो उस तरह की ज़मीन को धार्मिक रूप से प्राप्त जो ज़मीन होगी, जायदाद होगी, उसको वक्फ कहा जाता था। तो इस प्रकार की तीनों चीज़ें ये प्रश्न पूछा जाता है कि वक्फ क्या होता है। तो धर्म के सेवा में प्राप्त जो भूमि होती थी उसको वक्फ कहा जाता था। इस प्रकार की चीज़ों को उन्होंने वापस छीन लिया था और इस तरह से खालसा भूमि की सर्वाधिक वृद्धि अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुई थी। इन्होंने जनता की बात को जानने के लिए कि जनता हमारे बारे में क्या सोच रही है, कुछ गुप्तचर और गुप्तचर अधिकारियों को अपॉइंट कर दिया था। गुप्तचर अधिकारियों को बरीद कहा जाता था और गुप्तचरों को मुहत्सिब कहा जाता था। यानी किसी भी नगर में मान लीजिए 50 मुहत्सिब हैं तो 50 मुहत्सिबों का एक अधिकारी होगा, उसको बरीद कहा जाएगा। मुहत्सिब नगर से ढूंढ करके जानकारियाँ लाएंगे और बरीद तक पहुँचाएंगे और बरीद आगे चल करके सुल्तान तक जानकारी पहुँचाएगा। आपसे सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा, बरीद और मुहत्सिबों की नियुक्ति किस सुल्तान ने की थी तथा बरीद कौन होते थे तथा मुहत्सिब कौन होते थे? इन्होंने जुआ खेलने व शराब भांग आदि के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि लोग जब इस तरह से मिलते थे और ये सब चीज़ों का सेवन करते थे तो सुल्तान के खिलाफ ऊट पटांग के प्लान बनाते थे। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में मद्यपान निषेध करने वाला प्रथम सुल्तान था। इसने सरदारों व अमीरों के पारस्परिक मेल मिलापों को बंद करवा दिया था। पार्टियों व विवाह पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इसने कहा था कि कोई व्यक्ति, कोई अमीर का मतलब ये पदों की बात हो रही है, सैनिक पद होता था अमीर, अमीर और सरदार आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। यानी बड़े घर के दो लोग अपनी बेटी और बेटे का विवाह आपस में नहीं करवा सकते थे, आपस में पार्टी नहीं कर सकते थे, मेल मिलाप नहीं कर सकते थे, इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते थे। आइए अब जानते हैं इनके सैनिक सुधार क्या क्या रहे और जिस वजह से इन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने में काफ़ी योगदान दिया था। इन्होंने केंद्र में एक बड़ी सेना रखी जो स्थायी सेना थी। ऐसा काम तो इससे पहले भी किया जा चुका है। बलबन के समय में भी हमने आपको बताया था कि बलबन ने अपने साम्राज्य में केंद्र में एक बड़ी वो स्थायी सेना रखी थी और उसके लिए उसने एक विभाग की भी स्थापना की थी और उसने जो विभाग बनाया था उसको दीवान ए अर्ज कहा जाता था, दीवान ए अर्ज। लेकिन अब इसने खास क्या काम किया, इसने इस बड़ी व स्थायी सेना को नगद वेतन दिया था। प्रश्न पूछा जाएगा, सल्तनत काल में सेना को नगद वेतन देने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। इन्होंने वेतन कैसे दिया? एक अस्पा क्या होता था, यदि मान लीजिए हम सैनिक हैं और हम एक घोड़ा अपने साथ लेकर के जाते थे, हम सैनिक हैं और एक घोड़ा लेकर के जाएंगे अपने साथ, घुड़सवार सैनिक हैं हम, तो हमको वेतन मिलता था एक साल में हमको 234 टंका मिलता था। लेकिन 2 अस्पा क्या होता है, 2 अस्पा के अंतर्गत 2 घोड़े हो जाएंगे। यानी हम अकेले रहेंगे और हम अपने साथ 2 घोड़ों को लेकर जाएंगे और जब हमारा एंट्री होगा तो हमको अपना तो मिलेगा ही मिलेगा 234 टंका, साथ में हमारे एक जो एक्स्ट्रा घोड़ा उसका भी 78 टंका मिलेगा। इस तरह से हमको कुल मिलेगा 312 टंका वार्षिक। और जैसे हमने एक एक्स्ट्रा घोड़ा जो हम लेके गए हैं वो एक ऐसे व्यक्ति को मिल जाएगा जिसके पास घोड़ा नहीं होगा, इस तरह से मामला बराबर हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि 2 अस्पा क्या है, तो जब 2 घोड़े और एक व्यक्ति सैनिक हो जाता है वो 2 अस्पा होता है। एक अस्पा क्या होता है, एक घोड़ा एक सैनिक। इन्होंने सैनिकों का वेतन जो दिया वो काफ़ी कम था। ये बात इनको पता चल गई थी कि वेतन जो हम दे रहे हैं काफ़ी कम है। अतः सुल्तान ने अपनी सेना को संतुष्ट करने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली को स्टार्ट किया था। अगली स्लाइड में बाजार नियंत्रण प्रणाली को हम समझेंगे डिटेल से।
इन्होंने सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सैनिकों का हुलिया लिखने तथा घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ की। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। हुलिया लिखने का मतलब ये है कि सैनिकों के बारे में पूरी जानकारी ले ली जाती थी। सैनिक की लंबाई कितनी है, उसका रंग कैसा है, कहीं से कट का निशान तो नहीं है, कहीं पर कोई चीज़ जले का निशान, ये सब चीज़ें उसकी लिख ली जाती थी, कैसे उसका नयन नक्श है, जिससे ये हो सके कि कोई भी भ्रष्टाचार ना हो। मान लीजिए हम अभी जब एडमिशन होना था तो हम चले गए, अपने एडमिशन करवाया है, भर्ती हो गए सेना में, लेकिन जब युद्ध करने की बारी आई तो हमने किसी दूसरे व्यक्ति को भेजा, अपने परिवार के अन्य व्यक्ति को भेज दिया। वो हो सकता है सक्षम ना हो ज़्यादा अच्छी तरह से लड़ने में, तो इस तरह से भ्रष्टाचार ना हो सके इसलिए हुलिया लिखने की प्रथा को प्रारंभ किया गया। घोड़े दागने की प्रथा भी प्रारंभ की गई। मतलब ये था कि जो घोड़ा, ये एक अस्पा और दो अस्पाल जो लोग गए थे भी घोड़ा लेकर के अपना, तो इनके घोड़ों की भी जांच हुई थी और जांच में इनके घोड़े को सही पाया गया। मान लीजिए ये इसमें घोड़े में दाग नहीं लगाया गया तो ये अगली बार जब जाएंगे युद्ध लड़ने के लिए तो हो सकता है कोई सस्ती किस्म का घोड़ा लेकर चले जाएं, अनट्रेंड घोड़ा लेकर चले जाएं। तो इस तरह से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इन्होंने घोड़े दागने की प्रथा भी प्रारंभ की। यानी जिस व्यक्ति का घोड़ा जाएगा अंदर वो दगा हुआ होगा, उसमें राजकीय चिन्ह लगा होगा। सीधे से प्रश्न पूछे जाएंगे, सेना में हुलिया लिखने और घोड़े दागने की प्रथा का प्रचलन किस सुल्तान के समय में किया जाता है? इन्होंने एक विभाग बनाया था, पायगाह विभाग, और ये शाही घोड़ों की नस्ल सुधारने व अचली नस्ल के घोड़ों को प्रबंध करने का एक विभाग हुआ करता था। यानी इस विभाग का यही काम हुआ करता था कि जो घोड़ों की नस्ल है उसको सुधारने पर बल दिया जाए और जिससे हमारे सेना में अच्छी से अच्छी नस्ल के घोड़े हों, जिससे हम सेना में अच्छा कर पाएँ। यथोचित रूप से निरीक्षण के पश्चात सैनिक मुतर्रब कहलाते थे। जब ये लोग भर्ती होने के लिए जाते थे सैनिक, तो जब उनका अच्छी तरह निरीक्षण हो जाता था कि एकदम डन हो जाता था कि हाँ ये सही है, तब उन सैनिकों को मुतर्रब कहा जाता था। आइए अब इनके राजस्व और लगान प्रणाली पर चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने किसानों से लगान जो है 1/2 वसूल किया था। यानी अगर वो 100 किलो पैदा करते थे तो 50 किलो सुल्तान को देते थे, 50 किलो अपने पास रखते थे। काफ़ी ज़्यादा लगान की दरें थी। इन्होंने औसत कर निर्धारण प्रणाली को हटा दिया था और मसाहत प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया था। औसत कर निर्धारण प्रणाली को नस्ल एक अंकूट भी कहा जाता है और नस्ल एक अंकूट को हटाकर इन्होंने मसाहत प्रणाली को शुरू किया था। दोनों प्रणालियों को अच्छी तरह समझ लीजिए। औसत कर निर्धारण प्रणाली का मतलब ये होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी किसान का खेत है, मान लीजिए इतना खेत है, सैन्य अधिकारी गया हुआ है लगान वसूल करने के लिए, या लगान वसूल करने से पहले गया है अधिकारी, तो अधिकारी क्या करेगा, यहाँ पर खड़ा होकर के किनारे पर निरीक्षण करेगा कि लगभग कितना होगा। ठीक है, तो किसान ने बताया कि हमारा जो खेत है 10 बीघे है। उसने भी सोचा हाँ लगभग 10 बीघे है। उस समय वो नापेगा नहीं खेत को, दूर से देखेगा कि हाँ लगभग 10 बीघे हो गए, आपको 10 बीघे के हिसाब से इतना लगान देना पड़ेगा। इस तरह से जो लगान वसूला जाता था वो औसत कर निर्धारण प्रणाली होती थी या नस्ल एक अंकूट होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है, इस तरह में हमको घाटा हो रहा है, और उन्होंने मसाहत प्रणाली को अपनाया। मसाहत प्रणाली में माप के आधार पर लगान वसूला जाएगा। एग्जैक्ट देखा जाए कि आपका 10 बीघे खेत है कि नहीं, हो सकता है वो 12 बीघे निकल जाए, 1-2 बीघे एक्स्ट्रा निकल जाए। तो इस तरह से हमको पूरी तरह से जितनी भी ज़मीन होगी उसके पूरे ज़मीन का हमको लगान मिलेगा। इस प्रणाली को मसाहत प्रणाली कहा जाएगा। पूछा जाएगा आपसे प्रश्न, मसाहत प्रणाली को किस व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस किया था? आप बताएंगे कि ऐसा करने वाला अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था। इसने लगान व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए दीवान मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इन्होंने पूरे खेतों की नाप करवा दी तो उनकी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक विभाग बना दिया दीवान मुस्तखराज। वहाँ पर खेतों की नाप को रखा जाता था कि किसकी कितनी नाप है और उस हिसाब से किसको कितना लगान देना है। इस तरह से लगान व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने इस विभाग की स्थापना की। इन्होंने खम्स, जो लूट का माल होता था, उसको 1/5 से बढ़ाकर 4/5 कर दिया था। खम्स क्या होता था? जब भी राजा किसी देश में अटैक करता था या किसी जगह पर नए राज्य पर अटैक किया जाता था, तो अगर वहाँ पर उनकी जनता को हरा देते थे वो लोग, तो गांव-गांव में जा कर के अंदर जनता के घर से या महल से धन इकट्ठा किया जाता था, लूट लूट करके। उस धन को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता था और इकट्ठा करने के बाद उसके टुकड़े किए जाते थे 5 टुकड़े किए जाते थे। और उन 5 टुकड़ों में
ऐसे करके 5 टुकड़े कर लिए जाते थे। उन 5 टुकड़ों में अभी तक क्या हुआ करता था कि जो राजा होता था वो एक टुकड़ा ले लेता था। राजा कहता था भैया हमें एक टुकड़ा दे दो, बाकी जो 4 टुकड़े बचे हुए, 1 2 3 4, 4 टुकड़े कौन ले लेती थी? सेना ले लेती थी। यानी सैनिक जो होते थे आपस में बांट लेते थे कितने टुकड़ों को? 4 टुकड़ों को आपस में बांट लेते थे। एक टुकड़ा किसको दे दिया जाता था? राजा को दे दिया जाता था। ऐसा हुआ करता था। तो अभी तक अलाउद्दीन खिलजी से पहले तक जो खम्स था, और इस टैक्स को राजा जो अपने पास ले लेता था, इतना 1/5, इसको ही कहा जाता था खम्स, लूट का माल। लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन आता है तो अलाउद्दीन ने इस मामले को उल्टा कर दिया। अलाउद्दीन ने कहा नहीं भैया, इतना तुम ले लो, जितना अभी तक मैं लेता था, जितना राजा लेता था, इतना अब तुम ले, अब बाकी जितना बचा है इतना मुझे दो। तो इस तरह से अब राजा कितना लेने लगा? 4/5, यानी 5 में से 4 टुकड़े अब राजा ने लेने लगा। पहले राजा कितना लेता था? 5 में से 1 टुकड़े लेता था। इस तरह से खम्स जो होता था उसकी लगान को बढ़ा दिया, उसके दर को बढ़ा दिया गया, और इसी वजह से नवीन मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया था। इसने 2 नवीन कर लगाए। अभी तक इन करों को नहीं वसूला जाता था। घरी कर, कोई भी व्यक्ति जिसका मकान होगा उसको घरी कर देना पड़ेगा, और ऐसे जानवर जो दुधारू होते हैं, जो दूध देते हैं, उन जानवरों से चराई कर भी वसूल किया जाने लगा। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली उसके सबसे फेमस कामों में से एक थी। इसने किस तरह से बाजार पर अपना नियंत्रण कर लिया था, इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। इन्होंने सैनिकों को निश्चित वेतन पर जीवित रखने के उद्देश्य से इस व्यवस्था को प्रारंभ किया था। हमने आपको बताया था कि सैनिकों को वेतन नगद देने लगे थे, और वेतन इतना ज़्यादा नहीं था कि वो अपने जीवन को अच्छी तरह चला पाते, इसलिए इन्होंने पूरे मार्केट को ही कैप्चर कर लिया और सब चीज़ों की मोल निश्चित कर दिए। कैसे मोल निश्चित किए? इन्होंने हर सामान के मूल्य को निर्धारित कर दिया कि फला चीज़ इतने रेट में मिलेगी, फला चीज़ इतने रेट में मिलेगी, और उन रेट लिस्टों को लगा दिया गया मार्केट में। कोई भी व्यापारी इससे बाहर नहीं बेच सकता। अगर कोई बेचेगा तो फिर उसकी हम व्यवस्था करेंगे। इसी व्यवस्था को राशनिंग व्यवस्था या सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी कहा गया। व्यापारियों पर नियंत्रण रखने के लिए इसने एक नवीन विभाग दीवाने रियासत की स्थापना की। दीवाने रियासत विभाग के अंतर्गत उसने अधिकारियों को नियुक्त की, और अधिकारियों को कहा गया कि आप इन व्यापारियों पर नज़र रखेंगे कि कोई इस रेट लिस्ट से छेड़खानी तो नहीं कर रहा, इस रेट से बाहर तो कोई नहीं दे रहा, कोई वजन में कटौती तो नहीं कर रहा। इसने ऐलान भी किया था कोई व्यक्ति अगर वजन कम तौलता है तो जितना वजन कम तौलेगा उतने उसके शरीर से मांस को निकाल लिया जाएगा। मान लीजिए हम 1 किलोग्राम चीनी लेने गए, तो चीनी हमें दुकानदार ने कितनी दी? 900 ग्राम ही दे दी, तो 100 ग्राम का घाटा लगा। अधिकारियों ने अगर उसको पकड़ लिया रंगे हाथों तो 100 ग्राम उसके शरीर से मांस को काट लिया जाएगा। तो इस तरह की भी व्यवस्था इन्होंने की थी, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर सबसे हॉट जो क्वेश्चन है दीवाने रियासत का है। दीवाने रियासत विभाग की स्थापना किसने की थी, किस उद्देश्य से की थी? आपको बताया गया व्यापारियों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से। इन्होंने अलग अलग बाजारों को भी व्यवस्थित किया। खाद्यान्नों के विक्रय हेतु इन्होंने सहना ए मंडी विभाग की स्थापना की, और सहना ए मंडी विभाग किस पर नियंत्रण रखता था? खाद्यान्नों के विक्रय हेतु इन्होंने खाद्यान्नों के विक्रय हेतु सहना ए मंडी नामक विभाग की स्थापना की थी, और इसके अधीन कुछ बाजार हुआ करते थे। बाजारों को सराय ए अदल, सराय ए अस्पा कहा जाता था। अस्पा आपको पहले ही बताया जा चुका है, अस्पा का संबंध घोड़े से है। तो जिन जगहों पर, जिस बाजार में मुख्यतः पशु, घोड़े, कभी कभी दास भी यहाँ पर मिल जाता, दास ये सब चीज़ें बिका करती थी, उस घोड़े को सराय अस्पा कहा जाता था। उस बाजार को सराय अस्पा कहा जाता था। उस बाजार को सराय ए अस्पा कहा जाता था, जबकि सराय ए अदल के अंतर्गत कपड़ा, गल्ला और ये सब चीज़ें मिला करती थी। तो अलग अलग उन्होंने बाजार बनवाए थे कि अच्छी तरह से हम उन पर नियंत्रण कर सकें। सहना ए मंडी, दीवाने रियासत, ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखना है। राशनिंग प्रणाली या राशनिंग व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली के पश्चात इनके स्थापत्य को देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इन्होंने दिल्ली में अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाजे का निर्माण कहाँ पर करवाया गया? ये अलाई दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है, ये कुतुब मीनार है, और कुतुब मीनार की इधर साइड आपको यहाँ पर अलाई दरवाज़ा दिखाई देगा। अलाई दरवाज़ा के बारे में जॉन मार्शल का स्टेटमेंट तैयार कर लीजिएगा, पूछा जाता है।
इस अलाई दरवाजे में इन्होंने कुफरी शैली का इस्तेमाल किया जो दुनिया को संदेश देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी इसमें किसी बातों को लिखा गया, उकेरा गया और बातों को लिख करके संदेश दिया जाता है इससे। अलाई मीनार के बारे में हमने पहले ही चर्चा की थी। कुतुब मीनार के पास इन्होंने यहाँ पर अलाई मीनार बनवाना चालू किया था और ये चाहते थे कि कुतुब मीनार से अलाई मीनार 3 गुना ज़्यादा ऊंची हो, लेकिन उस काम में सफल नहीं हुए। जल्दी ही उनकी मृत्यु हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अलाई मीनार का तस्वीर। इनके द्वारा किए गए अन्य कामों की भी बात कर लेते हैं। इन्होंने सीरी फोर्ट की स्थापना की थी। इसकी कहानी हम आगे बताएंगे कि एक बार मंगोलों के आक्रमण के दौरान, यानी ये सबसे पहले बलबन के लाल महल में रहा करते थे और बलबन के लाल महल में ही थे, उसी समय मंगोलों का आक्रमण हो जाता है। बुरी तरीके से वो उनका जो लाल महल है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी बच जाते हैं। इस बात से डर कर उन्होंने जल्दी ही एक नगर बसाया दिल्ली में ही, उसको सीरी नगर कहा जाता है और सीरी नगर का निर्माण करवाया 1303 में। बर्नी ने सीरी नगर को नव नगर की संज्ञा दी है और इसी सीरी नगर के अंदर सीरी फोर्ट बनवाया। सीरी फोर्ट के कुछ साक्ष्य यहाँ पर मिल सकते हैं। दीवारें आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये दीवार दिखाई दे रही है हल्का फुल्का, ज़्यादा तो आपको साक्ष्य नहीं मिलता सीरी फोर्ट का। सीरी फोर्ट में ही जल आपूर्ति के लिए, सीरी फोर्ट में अच्छी तरह से पानी जा सके, इसके लिए उन्होंने एक तालाब बनवाया। उसको हौज खास या हौज अलाई के नाम से जाना जाता है। ये हौज खास की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। इन्होंने सीरी नगर या सीरी फोर्ट बनवाया और उसके अंदर इन्होंने हौज खास का निर्माण करवाया। इन्होंने कुछ अन्य इमारतें बनवाई हैं दिल्ली में। इमारतों में औलिया के मकबरे के परिसर में जमात खाना मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जमात खाना मस्जिद है और जमात खाना मस्जिद के पास आप देख रहे हैं ये निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है। तो निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह भी यहीं पर है और यहीं पर जमात खाना मस्जिद भी है। यानी निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह बाद में बनवाई जाएगी, ये तुगलकों के द्वारा बनवाई जाएगी आगे चल करके, और ये खिलजी डायनेस्टी से संबंधित बिल्डिंग है जमात खाना मस्जिद। इन्होंने 1000 खंभा महल या 1000 सितून का भी निर्माण करवाया था। इस तरह से इनके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, इनको आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से अपने इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। अपने अगले वीडियो में हम इसके साम्राज्य विस्तार, इसके उत्तराधिकारियों और इसके दरबारी के बारे में बात करेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखने का ज़रूर प्रयास करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।